हरियाणा बोर्ड क्लास 12th हिंदी। जिस भी स्टूडेंट ने आज की वीडियो कंप्लीट देख ली मेरे साथ, उसके 20-25 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपके पेपर में आपको पता है MCQ एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने एक टीचर से मंगवाए हैं। हिंदी के आंसर की जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोई PDF नहीं है, मेरे साथ वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारी तैयारी यहीं हो जाए भाई। PDF देता हूं, उसको नहीं पढ़ते, PDF नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नहीं मिलेगी, वो अलग PDF है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी वीडियो में मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देख लो, अपने MCQ की टेंशन खत्म हो जाएगी। यही क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम भी आएंगे, कुछ एक अलग आएंगे, तो वो इन्हीं के पैटर्न पे मिलेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि MCQ क्वेश्चन जो है कैसे आएंगे, कैसे करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिंदी के पेपर में कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगा, तो आज की वीडियो कंप्लीट देखो। हिंदी का पेपर 1 नंबर होगा भाई, कह रहा है तुम्हें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 12th हिंदी इंपॉर्टेंट MCQ। फर्स्ट देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रयुक्त शब्द कसम साहट का क्या अर्थ है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना रखा है। यानी कि आपकी कविता से एक शब्द उठा लिया और पूछ लिया इसका क्या अर्थ है। अब ये उसी को पता होगा जिसने भाई कविता ध्यान से पढ़ी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पेपर जो है उसमें थोड़े से अजीब टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, दिखाऊंगा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन क्लास 10th हिंदी का, जिसमें जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था, दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पर इसमें बताओ क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि पीड़ा। कसम साहट क्या होती है? पीड़ा होती है, या फिर जो है आप बोल सकते हो दुख दर्द, मतलब कहने का मतलब पीड़ा। ओके, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। वीडियो देखते रहो भाई के साथ, 20-25 नंबर यहीं पक्के हो जाएंगे भाई। बात की चूड़ी मर जाना, इसका क्या अर्थ है ये बताना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अर्थ होता है प्रभावहीन बात, यानी कि बात का प्रभाव खत्म हो जाना, बात की चूड़ी मर जाना। तो इसमें भी ऑप्शन 3rd हो जाएगा। अगला देखिए, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख दुख की छाया, किस कविता की बात हो रही है। देखिए भाई कितना बड़ा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बना लिया। कविता की एक लाइन उठा ली और पूछ लिया कि ये किस कविता की लाइन है, किस कविता की बात हो रही है। इसका आप लोग बताओ भाई, मैं देखता हूँ तुम्हारी कैसी तैयारी है। सबसे पहले मुझे कमेंट मिलना चाहिए, देखते हैं कौन करता है। ये किस कविता की बात हो रही है, कमेंट करके बताओ। तुमसे भी पूछूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 10-12 तुमसे पूछूंगा और मैं करवाऊंगा आगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्सा कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा मुक्त छंद। कौन सा छंद है? मुक्त छंद है उषा कविता में। अगला है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 4th ऑप्शन, 1899 में। ठीक है, इसके अलावा हम आगे देखें तो आगे क्वेश्चन है, बुगले कैसे उड़ रहे हैं, बताओ भाई। तो इसमें आ जाएगा पंक्ति बंद होकर, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। पंक्ति बंद होकर उड़ रहे हैं वो लोग, एक पंक्ति में उड़ रहे हैं। तुम देखते भी होगे हमारे आसमान में पक्षी उड़ते रहते हैं, तो एक सीरीज में उड़ते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, हरिवंश राय बच्चन किस भावना के कवि हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा प्रेम और मस्ती, ऑप्शन 2nd हो जाएगा। अगला है, कौन सी चीज कवि को बाहर से हंसाकर अंदर से रुलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि कौन सी चीज है जो कवि को बाहर से हंसाकर अंदर से रुलाती है। देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन बना रखा है। तो इसमें हो जाएगा प्रेयसी की याद, यानी कि उसकी जो प्रेमिका थी, प्रेयसी थी, उसकी याद। ठीक है, जैसे तुम्हें रुलाती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की याद, ऐसे। आगे देखो, प्रश्न नंबर 9, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। तो क्या लिए फिरता है? राग। ठीक है, ऑप्शन 3rd हो जाएगा। और देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, कोई एक आध क्वेश्चन गलत बता दूँ तो संभाल लेना। ठीक है, तुम लोग तो पढ़ रहे हो, मुझे तो कई दिन हो गए पढ़े हुए, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट आई है सिर्फ, समझ गए। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीवानों का वेश धारण किए कौन कवि फिरता है। तो भाई आपको 4 ऑप्शन दे दिए, कवियों के नाम दे दिए, पूछ लिया
दीवानों का वेश धारण किए कौन सा कवि इनमें से फिरता है। ठीक है, तो बताओ कौन सा फिरता है। तो देखो अभी भी एक क्वेश्चन आया था, उससे ही मिलता जुलता है ये, हरिवंश राय बच्चन। ओके, अगला है पतंगों की ऊंचाई कैसी कही गई है। पतंग कविता से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है धड़कती। कैसी है? धड़कती। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, भादो महीना किससे संबंधित है, ये बताना है आपको। तपती गर्मी से, हेमंत ऋतु से, वर्षा ऋतु से, इनमें से कोई नहीं। तो भादो वर्षा ऋतु में ही आता है ना, सावन भादवा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखो भाई, कपास किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कपास शब्द, तो वो आपको बताना है। तो बताओ किस में हुआ है। रुई नहीं, कृषि उत्पाद नहीं, मखमल नहीं, मुलायम, हाँ मुलायम में। तो कपास किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? मुलायम में। ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला है पतंग कविता के आधार पर निम्न में से असत्य कथन छाटिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे कि भाई सत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अब सिंपल क्वेश्चंस कम आएंगे, थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चंस ही जो मैं आज करवाऊंगा इनसे आ जाएं, वरना कोई अलग भी आएगा ना तो भी पैटर्न यही रहेगा। यानी कि जैसा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऐसे ही थोड़े मोड़े उनको जो है ट्विस्ट कर देंगे, लेकिन आप लोग कर दोगे वो क्वेश्चन। कोई बाहर से भी आ गया इनसे बाहर तो भी तुम कर दोगे, मुझे तुम पे विश्वास है। लेकिन जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा वही कर पाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसको खुद भी पढ़ने घर पे। ये तो मैं करवा ही रहा हूँ, लेकिन तुम भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है सारे के सारे थोड़े पेचीदा क्वेश्चंस हैं। इजी जो हैं वो मैंने यहाँ पर इसमें कह दिया था साफ कि इसमें नहीं डालने हैं। तो जो इजी क्वेश्चंस है वो तुम लोग पढ़ लेना। आगे देखो, इसमें हमें बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। 14 वाले क्वेश्चन में, भादो पुलों को पार करते हुए आया, पतंग को बांस की सबसे पतली कमानी कहा गया है, आकाश में उड़ती पतंगों को तितलियों के समान माना गया है, बच्चे अपने रंध्रों के सारे पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। पहला होगा या चौथा होगा? पहला होगा शायद, है ना। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें हो जाएगा कोई दूसरा नहीं, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बात सीधी थी पर नामक कविता में कवि ने किस पर बल दिया है? किस पर बल दिया है भाई? भाषा की सरलता पे, भाषा की सहजता पे, भाषा की जटिलता पे, भाषा की गरिमा पे। देखा कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना दिया, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन एक जैसे दे दिए। अब बताओ कैसे करोगे। तो भाषा की सहजता आएगा या भाषा की जटिलता आएगा? सोचो, सोच के कमेंट करना, आंसर इन दोनों में से होगा। भाषा की सहजता या भाषा की जटिलता, कमेंट में लिख देना भाषा की सहजता या जटिलता। मैं समझ जाऊंगा भाई किसका सही है किसका गलत। आगे देखो, तुमसे भी पूछूंगा भाई, पकी पकाई खिचड़ी नहीं मिलेगी, तुम्हारा भी टेस्ट होगा यहाँ पर। देखना, तुम खुद भी देखो तुम्हारी कितनी तैयारी है। ठीक है, खुद भी देखो ये जो है 100 क्वेश्चन करके कि तुम्हारी कितनी तैयारी है, कितने तुम्हारे गलत होते हैं, कितने सही होते हैं। आगे देखो, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, यह किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक स्टेटमेंट दे दी और पूछ लिया कि ये किसने कहा था। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें हो जाएगा बात ने। आगे है, रघुवीर सहाय का जन्म किस वर्ष में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई। तो ये है दूरदर्शन वालों पर, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन देखकर भी आंसर पता चल जाता है। इसके अलावा आगे बात करें, बहुत बड़ी तस्वीर में कौन सा अलंकार है? ये तो भाई सिंपल है, अनुप्रास अलंकार है। बहुत बड़ी तस्वीर ब आ रहा है। इसके अलावा उषा कविता के रचयिता कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उषा कविता ही इंपॉर्टेंट है भाई। उषा कविता जो है उससे आपका बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, MCQ भी आएगा, और आपके जो गद्यांश आते हैं, क्या हुआ खंड से क्या आता है, काव्यांश, वो भी आ सकता है। तो उषा कविता जो है उसको कंप्लीट पढ़ लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। काली सिल्क किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आकाश के लिए। आगे देखो, बादल राग कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? बादल राग कविता भी इंपॉर्टेंट कविता है भाई, तो ये बताओ किस में है? अनामिका। अगला है, विप्लव शब्द का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भाई, साफ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 का, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रांति। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बादल राग कविता के आधार पर एक सत्य कथन छाटिए। देखा, फिर से एक क्वेश्चन वैसा ही आ गया, यानी कि आपको कथन दे दी, असत्य कथन बताना है कौन सा है। कविता में बादलों को जीवन का समुद्र कहा गया है, ठीक है। बादल की युद्ध रूपी नौका आकांक्षाओं रूपी हथियारों से भरी हुई है, ठीक है। कविता में बादलों को क्रांति का वीर नहीं कहा गया, ये गलत है। क्रांतिवीर कहा गया है ना उनको, तो इन्होंने नहीं लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 25 में। ऑप्शन ध्यान से पढ़ना भाई, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। कोई सीधा देखेगा क्रांति का वीर ये भी कहा गया है तो सीधा कर देगा इनमें से कोई नहीं, बाद में देखेगा अरे नहीं भी था। तो ध्यान से पढ़ना भाई, ऑप्शन साफ कह रहा हूँ। हिंदी के पेपर में जो है, मैंने टीचर से पूछा है, वो कह रहे हैं कि बच्चों को सब कुछ आएगा, सब कुछ आते हुए भी उनसे जल्दी जल्दी में कुछ ऐसी गलतियां हो जाएंगी जो उनके नंबर कटवाएंगी। साफ बता रहा हूँ, तुम्हें पूरा पेपर आएगा, देख लेना, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, पेपर इजी आएगा, लेकिन फिर भी गलतियां कर बैठोगे, क्योंकि पेपर हो एक तो लेंथी होता है भाई, साफ बता रहा हूँ, पेपर लेंथी होता है। तो आपको जो है थोड़ा टाइमिंग का भी ध्यान रखना है और ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है भाई, क्योंकि आपका जो पेपर है ना, ये हिंदी का पेपर इस प्रकार से इसका पैटर्न है जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कविताओं के आ रहे हैं, पाठों के आ रहे हैं, व्याकरण के आ रहे हैं, अभिव्यक्ति माध्यम के आ रहे हैं, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। फिर आपके लेख लिखने आ रहे हैं, फिर आपके काव्यांश आ रहे हैं, अपठित गद्यांश आ रहे हैं, यानी सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनमें दिमाग चाहिए। तो पेपर करो 3 घंटे, तो पूरा ध्यान जो है पेपर में होना चाहिए। सब कुछ भूल जाना भाई, ये भी भूल जाना कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ भूल के सिर्फ पेपर का क्वेश्चन का ध्यान होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो दिमाग में वही चलना चाहिए बस। साफ बता रहा हूँ, तुम आके कहोगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं ये बात, मैं चाहता हूँ कि तुम आके ये ना कहो कि भाई गलती हो गई, भाई आता था फिर भी गलत हो गया, कहोगे देखना, क्योंकि पेपर ईजी आएगा, तुम्हें सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन गलती से गलती हो जाएगी, तो गलती से भी गलती नहीं करनी है, ध्यान से समझ लो। तो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला देखो, तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये पता होगा, राजापुर गांव, ठीक है। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन आता है, निक्कर शब्द का क्या अर्थ है? निकर है ये, ठीक है, निक्कर तो होती है पहनने वाली, ठीक है। निकर शब्द का क्या अर्थ है? तो निकट है क्या, क्या है इसका अर्थ बताओ भाई? समूह है इसका, ठीक है, निकर का अर्थ समूह है। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखिए भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, ये किसने कहा था? बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें हो जाएगा कुंभकर्ण ने, ठीक है। अगला है, तुलसीदास अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार किया करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, 29 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। जो इंपॉर्टेंट होंगे इन 100 क्वेश्चन में से, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, उनको तो पक्का देख लो। तो कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम ही कमेंट कर दो, पता चल जाएगा भाई। 29 वाले का तुम लोग कमेंट कर दो, पता चल जाएगा तुलसीदास अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार किया करते थे। लिख देना ये हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, BHEE के भीख मांग कर, मैं समझ जाऊंगा, या फिर हिंदी में भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैंने ऊपर पूछे थे, सारों के एक साथ ही आंसर लिख देना, ऐसे करना, ठीक है, जो जो पूछे हैं मैंने। इसके अलावा फिराक गोरखपुरी जी का जन्म कब हुआ? तो मैं कह रहा हूँ इनके जन्म तो पक्का याद कर लो, जितने भी ये कवि हैं, लेखक हैं, इनके जन्म वगैरह के बारे में तो एक आध क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो इनको तो पक्का कर लो भाई, टेंशन ही खत्म हो जाएगी फिर। तो इसमें हो जाएगा 1896 में, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न नंबर 31 देखो, चांद का टुकड़ा वाक्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है? ये क्या होती है? अच्छा होती है, ये पढ़ी तो थी, अब भूल गए, कई दिन हो गए। शब्द शक्ति, हाँ हिंदी में आती है, तो बताओ कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या तीनों हैं? बताओ। तो इसमें है लक्षणा है शायद, या फिर व्यंजना है, देखना भाई, इसका थोड़ा देख लेना, लक्षणा है व्यंजना है, डोंट नो, ठीक है, लक्षणा होगी शायद। अगला है, रुबाइयों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई रुबाइयों का ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा,
रुबाइयों में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? शायद वर्णनात्मक शैली, वर्णन करते हैं ना रुबाइयों में वर्णन, तो वर्णनात्मक शैली हो जाएगी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि आपको ये बताना है कवि ने अभिव्यक्ति का जो बीज बोया था वो किस पर बोया था। तो किस पर बोया था? खेत में नहीं बोया बीज, वैसे तो खेत में बोते हैं बीज, लेकिन कविता की बात हो रही है तो कागज के पन्ने पर, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसमें। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं। साहित्य का रसायन क्या है? साहित्य का रसायन क्या है? देखो कैसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसमें हो जाएगा कल्पना, क्योंकि कल्पना करते हैं और फिर लोग लिखते हैं, साहित्य रचना करते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। बुगलों के पंखों द्वारा क्या चुराने की बात कही गई है? तो बुगलों के पंखों द्वारा क्या चुराने की बात कही गई है? आंख चुराने की बात। अगला है भगतिन पाठ गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखिए, भगतिन का वास्तविक नाम क्या था? तो ये तो सबको पता होगा भाई, ये भी जिसको नहीं पता तो भाई फिर तो गड़बड़ है, तैयारी करो अपने अच्छे से। तो ये तो सबको पता होगा, लक्ष्मण था। अगला देखो, भगतिन को दंड देने के लिए धूप में किसने खड़ा रखा था? अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भगतिन को दंड देने के लिए जमींदार ने कहाँ खड़ा रखा था? ऑप्शन देते, धूप, छाया, कुएं में लटका दिया, या फिर खेत में खड़ा कर रखा था, यानी कि घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा? जमींदार। इसके अलावा आगे देखते हैं, जेठ के पुत्र को क्या कहते हैं? जेठ के पुत्र को क्या कहते हैं? ये सबको पता होगा, बताओ क्या कहते हैं? जिठोत, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40। देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी थी, पंक्ति का आशय किससे है? बताओ किससे है? तो ये हो जाएगा रात अधिक होना, शायद रात अधिक होना ही होगा, क्योंकि छात्रावास की रोशनी बुझ गई मतलब रात हो गई, सब सो गए है ना, तो रात अधिक होना। अगला है 41 का, चूर्ण बेचने वाले ने एक ही दिन में कितने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमाई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसा ही क्वेश्चन पिछले से पिछले बार आया था, अभी बताऊंगा, पहले इसका आंसर देखो। तो इसमें हो जाएगा 6 आने, ऑप्शन 3। पिछले बार आया था एक आने में कितने पैसे होते हैं, कि पता है किसी को? आ सकता है ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में। तो एक आने में होते हैं 4 पैसे। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैथमेटिक्स देखते हैं तुम्हारा कैसा है। इन्होंने कहा है कि वो 6 आने कमाता था, मैं कह रहा हूँ एक आने में 4 पैसे होते हैं, तो बताओ वो कितने पैसे कमाता था, ये तुम बताओ भाई। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। भाई तुमसे ये पूछता हूँ, बोर तो नहीं होते ना बीच बीच में, इसलिए पूछता हूँ भाई, तुम्हारी भी तैयारी होती रही, तुम्हें भी जो है थोड़ा सा तुम लोग भी एक्टिव रहो, इसलिए पूछता हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 42, चूर्ण बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति थे? अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आ जाए, मान लो भगत जी के व्यक्तित्व पर नोट लिखे, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो छोटे बड़े क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी इन्हीं चीज़ों से घुमा फिरा के। तो 42 का बताओ क्या हो जाएगा? संतोषी। कैसे व्यक्ति थे? संतोषी थे, क्योंकि देखो अब ऊपर वाला ही क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने कभी ज़्यादा पैसे उनसे नहीं कमाए, मतलब उनको संतोष था कि भाई इतने पैसे मिल गए, ठीक है बस अब अपनी रोटी पानी का जुगाड़ हो गया, अब अगले दिन कमाएंगे, तो संतोष था उनको, समझ गए? ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। चीज़ों को थोड़ा समझा करो भाई, समझोगे चीज़ों को तो बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें, रटोगे तो बहुत हार्ड हो जाएंगी, समझोगे तो ईजी हो जाएंगी, रटोगे तो हार्ड हो जाएंगी। रटो मत समझो। हाँ जो चीज़ें रटने की, अब जैसे किसी का जन्म याद करना है, अब वो तो रटना ही पड़ेगा भाई, जन्म को समझने का है ही नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो समझ के भी हो सकते हैं। तो 43 देखो, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का क्या नाम? अब ये तो रटना ही पड़ेगा भाई तुम्हें, समझ गए? लेकिन अभी जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था वो समझ के भी हो सकता। 43 में क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन। आगे है, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक ने कितने वर्ष पुरानी घटना का उल्लेख किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 50 से ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। जिजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जिजी जो है वो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है पाठ में, तो उसका भी क्वेश्चन है ये।
तो त्याग, ठीक है, त्याग के बिना दान नहीं होता भाई, ऑप्शन थर्ड कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जिस जी के अनुसार त्याग के बिना क्या नहीं हो सकता, तो फिर ऑप्शन में दान आ जाएगा। समझ गए, घुमा फिरा के आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। आगे है 46 का क्वेश्चन, पानी दे गुड़ धानी दे संगीत की दुनिया में क्या माना जाता है? तो ये क्या है? समूह गान है, नादबोध है, शास्त्रीय ज्ञान है, क्या है ये बताना है। तो ये समूह गान है, यानी कि सब लोग समूह में गाते हैं इसको खड़े होके। समझ गए कि भाई पानी दे गुड़ धानी दे, सब लोग इकट्ठा होके समूह बना के फिर गाते हैं, तो समूह गान हो गया। अब ये क्वेश्चन समझने का है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47 वेट, चलो पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल गए मैं अभी। आगे देखो 47 है, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो भाई 47 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य बताना है। अब की बार असत्य नहीं बताना, सत्य बताना है, ठीक है। तो बताओ कौन सा सत्य है। बचपन में लेखक हर छठ पर कौड़ियों से गोवर्धन बनाता था, ये असत्य है, सत्य है? असत्य है। बचपन में लेखक दीपावली पर पंजीरी बांटता था, बचपन में लेखक को कुमार सुधा सभा का उपमंत्री बना दिया गया था, यही लग रहा है मुझे तो थर्ड वाला। 47 का क्या लग रहा है? थर्ड वाला लग रहा है, ठीक है। और आप लोग देख लेना। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, आगे चलते हैं, जल्दी करेंगे अब थोड़ा। चांद सिंह को पराजित करने के बाद लुट्टन सिंह ने सबसे पहले किसे प्रणाम किया था? चांद सिंह, लुट्टन सिंह, दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो किन को प्रणाम किया था? ढोलों को, जो ढोलक थे ढोल, उनको प्रणाम किया था। अगला देखो, चांद सिंह पहलवान किस नाम से प्रसिद्ध था? बताओ। अब ये तो सबको पता होगा भाई, जिसको नहीं पता भाई जिंदगी डेंजर जोन में है, पढ़ लो भाई। तो किसके नाम से प्रसिद्ध था? शेर का बच्चा, ठीक है। अगला है, लुट्टन के माता पिता उसे किस उम्र में अनाथ बनाकर चल बसे थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 वर्ष में। क्या आ जाएगा? 9 वर्ष में। आगे देखो, पेचक शब्द क्या क्या अर्थ है? पेचकस ना, पेचक का क्या अर्थ है वो बताना है, पेचकस नहीं होता। क्या होता है बताओ। तो पेचक का अर्थ क्या होता है? तोता। आगे देखो, बादल सिंह किस पहलवान के गुरु का नाम था? अब ये पूछ लिया ऐसे घुमा फिरा के। बादल सिंह किस पहलवान के गुरु का नाम था, ये बताना है तुम्हें। तो किसका था? चांद सिंह का था। आगे देखो, शीर्ष के फूल गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? निबंध, ठीक है। ललित निबंध रखा है तो ललित निबंध कर दो, निबंध है वैसे ये, ठीक है। 53 का क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं, पलाश वृक्ष पर किस ऋतु में फूल खिलते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है। तो इसमें हो जाएगा वसंत ऋतु में। इसके अलावा शीर्ष के पुराने फूलों को अपने स्थान से हटते न देखकर लेखक को किसकी याद आती है? बताओ किसकी याद आएगी? नेताओं की, क्योंकि नेता भी एक बार जम गए तो फिर 5 साल तक हटते नहीं है, ठीक है। तो नेता ये हो जाएगी। अगला है, कृपिवल शब्द का क्या अर्थ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है। तो इसमें हो जाएगा किसान, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, लेखक के अनुसार कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक है? क्या बनना आवश्यक है कवि बनने के लिए? 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फक्कड़, ठीक है, फक्कड़। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि को अनासक्त माना है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि कवियों की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत को। अगला है, सरिस के फूल पाठ के आधार पर असत्य कथन को चुनिए। ये बहुत क्वेश्चन आ रहे भाई, एक ना एक तो ऐसा आएगा असत्य सत्य। तो देखो ये सारे आपको पढ़ने हैं, फिर करना है आंसर। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता, आपको भी पढ़ना है। तो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्या कर लेंगे? थर्ड ऑप्शन कर लेंगे। आगे चलते हैं, 60 देखिए भाई, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? ये भी भाई अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा समता, ठीक है, ऑप्शन 4। आगे देखो, जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा श्रम विभाजन, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है, लेखक के अनुसार मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? 1, 2, 3, 4।
बताओ किन पे करती है? 3, तीसरा ही ऑप्शन है। इसके बाद लेखक के अनुसार जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये भी देख लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा पैसों का, सारे ही सही लग रहे हैं मुझे तो, ये सभी ऑप्शन ये दिया है ना, ये सभी, तो इसका मतलब यही है, जब ही दिया है ये सभी, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखें, अंबेडकर ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति बताया है? तो दूध और पानी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखो, कपिस की संधि विच्छेद होगी। अब भाई व्याकरण के क्वेश्चन आ गए, शायद सारे मिक्स हैं इसमें। देखो आपके जो है फर्स्ट बुक कविता से आएंगे, पाठों से आएंगे, अभिव्यक्ति माध्यम से आएंगे और संधि विच्छेद से आएंगे। बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आएंगे भाई, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एमसीक्यू की डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, और सब्जेक्टों में नहीं बनाई, लेकिन इसमें बनानी ज़रूरी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर का काम आ रहा है आपके एमसीक्यू टाइप से। तो इसमें क्या हो जाएगा, कपीस की संधि विच्छेद बतानी है। 65 का बताओ जल्दी से, कैपीस बताओ कौन सा होगा भाई, हम भी भूल गए अब तो, संधि थोड़ी थोड़ी। थर्ड तो नहीं है क्या? थर्ड ही है शायद इसमें, कैपीस, ठीक है, ई इसमें मिल जाएगा, फिर कपीस हो जाएगा, तो थर्ड हो जाएगा इसमें। देख लेना भाई थोड़ा ग्रामर। इसके अलावा महोषधि में कौन सी संधि है ये बतानी है। महाप्लस औषधि, तो इसमें तो कौन सी होगी, वृद्धि है क्या? महाप्लस औषधि, हाँ वृद्धि संधि है शायद इसमें, ठीक है। तो एक बार देख लेना 66 में क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। एक बार चेक जरूर कर लेना भाई, वैसे तो सही है मेरे, ठीक है, ऐसा नहीं हूँ मैं भाई, इंटेलिजेंट बंदा हूँ। अगला है, शयन शब्द का संधि विभाजन कीजिए। ये थोड़े ध्यान से करने पड़ेंगे तुम्हें, सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, देखना पड़ेगा कौन सा सही है। तो इसमें जो है से प्लस अयन या फिर से प्लस अन, तो इसमें फोर्थ होगा, से प्लस अन, शयन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आगे जो है वो देखिए 68 का क्वेश्चन, मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है? मनोरथ, मन प्लस अर्थ, मनोरथ, विसर्ग संधि होगी शायद, विसर्ग संधि हो जाएगा इसमें। अगला देखो, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद, तो ये तो भाई सबको पता होता है, पहला हो जाएगा आशी, ये विसर्ग और प्लस वाद, आशीर्वाद पहला, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ग्रामर में नंबर कटेंगे तुम्हारे, देखना, क्योंकि तुम्हें आते आते भी गलत कर दोगे। ध्यान से, प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, सब कुछ भूल जाना, सिर्फ ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ये द्वंद्व समास के, थर्ड ऑप्शन। अगला है, मृत्युंजय शब्द किस समास का उदाहरण है? मृत्यु को जीतने वाला, इसमें होगा शायद अलुक तत्पुरुष समास, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हम 72 का क्वेश्चन देखते हैं, हथकड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? हाथ की कड़ी या फिर हाथ के लिए कड़ी, ये तुम बताओ भाई, ठीक है, बहुत देर हो गई तुमसे क्वेश्चन पूछे हुए, तो ये तुम बताओगे, फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। इसके अलावा आगे देखते हैं, बाकायदा शब्द में, कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ रुक जा, बाकायदा शब्द में कौन सा समास है? बाकायदा, अव्यय भावी समास हो जाएगा शायद, अव्यय भावी समास। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छांटे। भाई इनमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, इनमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप लोग भी हो जाते होंगे। मुझे सारे सही लगते हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सारे सही लगते हैं, लेकिन फिर ध्यान से देखना पड़ता है। तो देखो ध्यान से देखते हैं हम भी। वह दिन भर फिजूल बातें करता है, वह दिन भर फिजूल बातें करता है, अब ये भी मुझे सही लग रहा है। आगे देखते हैं, मीराबाई एक महान कवि थी, ये बिल्कुल सही लग रहा है। आगे है, मैंने वहाँ जाकर बड़ी भूल की, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं कल एक सज्जन से मिला, मैं कल एक सज्जन से मिला, मैं एक सज्जन से कल मिला, तो इसमें क्या होगा भाई, कंफ्यूज हो गए यार। इसमें हो जाएगा, मीराबाई एक महान कवि थी, ये जो है ये होगा शायद अशुद्ध, मीराबाई वाला, अशुद्ध छाटना है, अशुद्ध छाटना है, अशुद्ध छाटना है। मीराबाई एक महान कवि थी, भाई इसका देख लो यार, तुम देखना इसका क्या होगा, ठीक है। मुझे तो सेकंड वाला लग रहा है, अशुद्ध सा लग रहा है ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध छाटना फिर भी आसान है, अशुद्ध छाटना थोड़ा करने, सारे ऐसे लगते हैं। आगे देखो, इसमें सड़कों को चौड़ी करना जरूरी है,
अच्छा भाई, सड़कें चौड़ा करना जरूरी है तो गलत है भाई। चौड़ी सड़कों को करना जरूरी है ऐसा कौन बोलता है, ये भी गलत है। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, ये सही लग रहा है भाई। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, ये सही है। फोर्थ है इसमें तो बिल्कुल। ऊपर वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन था, वो तुम देख लेना। इसमें तो फोर्थ हो जाएगा 75 में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, वाक्य शोधन कीजिए। देखो कैसे घुमा फिरा के बोलते हैं। सीधा बोल दो भाई, क्या बोल दो कि भाई मेरे पास केवल एक पेन है, ये बोल दो। मेरे पास केवल एक पेन है, तो कौन सा है? थर्ड वाला, तीसरा हो जाएगा इसमें। अगला देखो 77 में देखो शुद्ध छांटना है। ध्यान देना ऊपर क्या लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। कभी वो पूछे शुद्ध और तुम सोचो कि अशुद्ध छांटना है, ठीक है। कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं छाटी है, नहीं लिख दिया तो मतलब अशुद्ध ही छाटना है भाई। कुछ भी कर सकते घुमा फिरा के ये लोग, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए हिंदी के पेपर में। तो 77 में हमें शुद्ध छाटना है। तो देखो भाई, यह मुसीबतें टिकाऊ नहीं है, ये तो गलत है। वह स्वस्थ व्यक्ति है, ये सही है। अगला है, क्या तुम्हें अपनी शक्ति और बल पर विश्वास है? मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, ये भी गलत। तो इसमें शुद्ध जो है ये सेकंड वाला सही लग रहा है, बिल्कुल सही। देखो जो तुम्हें थोड़े सारे सही लगेंगे, लेकिन एक ऐसा लगेगा जो बिल्कुल साफ सुथरा सही लगेगा, वो आंसर करना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह स्वस्थ व्यक्ति है। दूसरा कर लेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध छाटना है फिर से 78 में। तुम लोग परस्पर में समझ लेना, यही लग रहा है अशुद्ध भाई। क्या है ये? तुम लोग परस्पर में समझ लेना, ये क्या होता है? तो ये अशुद्ध तो यही है। आगे देखो, लेकिन आगे सारे पढ़ने, ऑप्शन सारे पढ़ना भाई, जल्दी जल्दी मत करना। सोहन कभी कभी आता है, ये तो ठीक है। पायल रोते रोते सो गई, ये भी ठीक है, चलो। चौथे दिन शत्रु ने हथियार डाल दिए, ये भी ठीक है। लेकिन पहला वो बिल्कुल अजीब लग रहा है, तो पहला ही है अशुद्ध, पहला हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। पिपर पात सरिस मंडोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। उपमा अलंकार है। पेपर में उपमा अलंकार की परिभाषा भी आ सकती है, रूपक अलंकार की भी आ सकती है। बड़े क्वेश्चन भी तो आएंगे व्याकरण के 2, जिसमें परिभाषा लिखवाएंगे। तो रूपमा और ये रूपक, उपमा रूपक दोनों कर लो। आगे देखो, किस अलंकार में मनु, जनु, मानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है? तो कौन से होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। इसके बाद हम आगे चले। चल मेरे नाविक धीरे धीरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसके बाद आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अब शायद वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, अभिव्यक्ति माध्यम। यूरोप के पुनर्जागरण की शुरुआत में किसकी अहम भूमिका थी? ये बताना है भाई। यानी कि यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था उसमें किसकी अहम भूमिका थी, ये हमें बताना है। 82 का क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कई बार पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा छापाखाना। क्या हो जाएगा? छापाखाना। इसके अलावा, और देखो मैं साफ बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन में अगर गलत बता दिए हों 2-4, पूरा अभी तक जितने भी बताए हैं, तो माफ़ी चाहूँगा, उनको ठीक कर लेना भाई, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक, बहुत बिजी चल रहा हूँ आजकल, ठीक है। अगला है, केवल श्रव्य जनसंचार माध्यम है। 83 का देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, यानी कि सुनने वाला। तो सबको पता भाई सुनने वाले कौन से होते हैं, जिनको हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो रेडियो है। अगला है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई, ये समाचार क्या कहलाएगा? तो ये समाचार बताओ क्या कहलाएगा? 84 का इंट्रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंट्रो। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? विश्व में पूछा है, ये बात ध्यान रखना। भारत में पूछे तब अलग आंसर होगा, विश्व में पूछे तो अलग आंसर होगा। तो भारत में नहीं, विश्व में पूछा है तो तीसरा दौर चल रहा है। अब भारत में पूछ ले तो दूसरा दौर चल रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था? 1993 में, ठीक है। ऑप्शन 4 कर लो इसमें। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब तो बस खत्म होने वाले हैं, 100 ही है। उल्टा पिरामिड शैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट शैली है ये पत्रकारिता की, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पत्रकारिता की महत्वपूर्ण शैली कौन सी है? तो उल्टा पिरामिड। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन सत्य है? ना सॉरी, हाँ सत्य है, ठीक है। तो सत्य देखो, सबसे पहले पास शैली है, ठीक है, और ये भी ठीक है। दूसरी गलत है भाई ना, मतलब दूसरी सही है,
इसके अंत में निष्कर्ष होता है, ये वाली हो जाएगी, ठीक है, सत्य है ये। इसके अलावा पत्रकारिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताओ कौन सा कथन असत्य है। पढ़ने हैं सारे के सारे कथन फिर अनुसर करना है। तो पहला ही असत्य है, पत्रकारिता लेखन में कल्पना का विशेष महत्व ना, कल्पना नहीं कर सकते भाई। पत्रकारिता में तो जो सब ये आएंगी खबरें वही बतानी, कल्पना थोड़ा ना करेंगे कि भाई आज ये हो सकता है, आज ये होगा। खबरें तो खबरें होती हैं, उसमें कल्पना क्या करना, कविता में होती है कल्पना तो। अगला देखो 89 का, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? फ्रीलांसर, ठीक है। फ्रीलांसर कभी इसके लिए लिख रहा है, कभी उसके लिए काम कर रहा है, तो फ्रीलांसर हो जाएगा। 90 भाई, 90 फोड़ोगे भाई। जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है मैं गारंटी लेता हूँ 90 फोड़ेगा वो पेपर में, ठीक है। 90% प्लस आएंगे उसके। भाई मेहनत करने वाला स्टूडेंट है जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है। तो इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से जो किसके जरिए पत्रकारिता लेखन के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है? तो बताओ किसके लिए होता है? साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के जरिए। ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्तंभ लेखन का मौका किन्हें दिया जाता है? स्तंभ लेखन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें हो जाएगा लेखक विशेष को। आगे देखो जो जल्दी करते हैं भाई। फीचर लेखन कितने प्रकार का होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 प्रकार का। अगला है विशेष लेखन का क्षेत्र नहीं है, नहीं लिख दिया इन्होंने, तो क्या हो जाएगा? समाचार। अगला देखते हैं 94 का, बीट रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को किन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए? तकनीकी, ठीक है, टेक्निकल शब्द होने चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगला है 95 का, कहानी का संबंध जुड़ता है लेखक से, और ऑप्शन क्या है? पाठक से, दोनों से जुड़ता है। आगे देखो, स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके क्या लिखे जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि भाई स्थान और समय के आधार पर क्या लिखे जाते हैं कहानी के? क्या लिखे जाते हैं? दृश्य, यानी कि उसके विजुअल्स। इसके अलावा अगला है, कहानी का नाट्य में रूपांतरण करते वक्त आने वाली समस्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानसिक द्वंद्व, ठीक है। अगला देखो भाई 99, 98 और 103 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं। 98 देखो, सामान्यतः रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला है, निम्नलिखित में से क्या विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं विचार करने का साधन भी है? अब ऑप्शन देखते हैं, भाषा, लिपि, व्याकरण या तीनों? तो भाषा भाई, ठीक है, भाषा जो है विचार होते हैं। अगला है, कुटेव शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें हो जाएगा बुरी लत, बुरी लत है भाई। तो ये जो है 100 क्वेश्चंस थे। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है, जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई फोड़ के आओगे पेपर, 90 प्लस गए तुम लोग, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत और कर लेना। हमारी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम आपको एक PDF भी देंगे और उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिजाइन करवा रहा हूँ, वो लेके आने वाला हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। वो वीडियो भी कंप्लीट देख लेना, ये भी देख लो। और 1-2 वीडियो मैंने पहले बनाई हुई हैं जिसमें मैंने हिंदी का पेपर में कौन सी गलतियाँ होती हैं वो बताई हुई है, ठीक है। इस प्रकार से वीडियो है, तो ये वीडियो भी देख लेना भाई। 3-4 वीडियो देखो, हिंदी का पेपर 1 नंबर का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने पेपर आज तक अच्छे हुए हैं वैसे ही हिंदी का भी अच्छा होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, अच्छे नंबर आने वाले हैं। और 2-4 क्वेश्चन तुमसे भी पूछे हैं, वो तुम्हें कमेंट करके बताने हैं। एक आध में मेरे से गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक है। उसको सही कर लेना, दूसरों को भी सही बता देना कमेंट सेक्शन में, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।